तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपकी कॉपी लिखने का तरीका है बोर्ड एग्ज़ाम में वो कैसा होना चाहिए ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अपने को कैसा तरीका रहना चाहिए, क्या अप्रोच लेना चाहिए जिससे अपने को अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे वो आपके लिखने की स्किल पे आएंगे। अगर आपकी लिखने की स्किल अच्छी है तो आपका जो नंबर है वो ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखने की स्किल में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है उन प्रश्नों में क्या चीज़ कह रही है और फिर उनके उत्तर लिखने हैं। उत्तर में अनावश्यक बातें न लिखकर केवल सटीक बातें लिखें जो प्रश्न में पूछा गया है। और लंबे पैराग्राफ की बजाय आपको उत्तर है पॉइंट में लिखना है। पॉइंट का मतलब आपको अंडरलाइन करके लिखना है। और संक्षेप में मतलब अगर आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा है तो आपको कम से कम 3 या 4 लाइन में, और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा है तो आपको आधे पेज में आंसर देना है। फिर है कि पर फॉर्मेट सही होना चाहिए आपका। कोई भी आप बोर्ड का एग्जाम दो, कैसे भी दो, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। पहले आपको एक एक खंड के सभी क्वेश्चन करने आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया और दूसरा क्वेश्चन एंड में कर लिया, ऐसा नहीं है। और जब जीव विज्ञान या साइंस की बात करें, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो जो डायग्राम है वहाँ पर आपको लेबलिंग बनाने की भी ज़रूरत है। वहाँ जिस प्रश्न में डायग्राम पूछा गया है उसमें डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत है। फिर है कि आपके जो पेपर की जो उत्तर पुस्तिका है उसको कैसे सुधारनी है। तो उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले अपने को हैंड राइटिंग थोड़ी साफ साफ लिखनी है। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब भी है तो आपको अक्सर साफ साफ लिखना है, क्योंकि कॉपी आपके लगभग 27 पेज की होगी या 27 या 30 पेज की होती है। तो आपके हैंड राइटिंग अगर थोड़ी बहुत ख़राब भी है तो आप अक्सर है वो आप खुले खुले लिखना ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। फिर है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब है अंडरलाइन करना है महत्वपूर्ण शब्दों या परिभाषाओं को, ताकि या कोई फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, या फिर क्या हो गई आपकी कोई परिभाषा हो गई। तो इनको क्या है अपने को अंडरलाइन करना है ताकि जो बोर्ड वाला जो एग्जामिनर कॉपी चेक कराए उसको भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। फिर है कि जो आपका उत्तर लिखने का तरीका है वो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब है कि आपको उत्तर का एक ही क्रम में लिखना है जैसा प्रश्न पत्र में दिया गया है। फिर ये प्रोसेस जो आपके प्रॉपर है, स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब उत्तर और प्रश्न के बीच जब आप लिखते हो एक उत्तर और दूसरा उत्तर तो उसके बीच थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ये एक सैंपल की जो आपके बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। ये बोर्ड के स्टूडेंट की कॉपी है जो कि टॉपर रह चुका है आपके बोर्ड का। तो ये टॉपर की कॉपी है। तो टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, टॉपर बोर्ड में कैसे लिखते हैं। तो टॉपर बोर्ड में ये जो कॉपी देख सकते हैं वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो कैसे लिखते हैं। तो अपन टॉपर की तरह लिख सकते हैं अपने को, जहाँ पर जिसने भी कॉपी लिखी है तो अपने को भी वैसा ही लिखना है। तो टॉपर कैसे लिखते हैं, तो आपका जो सवाल था कमेंट में आ रहा था, तो ये जो आंसर है वो उस पीडीएफ के रूप में है, क्योंकि ये जो कॉपी है वो टॉपर की कॉपी है। तो उसने क्या किया, जो आपके परीक्षा में खंड पूछ जाते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, उन सभी खंडों को क्रमवाइज किया है। तो खंड अ के प्रश्न थे जिसमें प्रश्न में पहला बताया गया है कि लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम एमिलेज या टाइलिन होता है, जी इसने एक को अंडरलाइन कर दिया। फिर है कि सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, फिर इसको इन्हें अंडरलाइन कर लिया। और दो उत्तर के बीच में आपको छेटी रखनी है। जैसे कि पहला प्रश्न आपने उत्तर लिख लिया, फिर उसके बीच में 2 लाइन छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न शुरू करना है, और फिर 2 लाइन छोड़ के फिर तीसरा प्रश्न शुरू करना है। ऐसे ही आपको शुरू करने हैं। फिर है कि एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है, इसने ये फॉर्मूले को अंडरलाइन किया है, जहाँ पर एन क्या चीज़ होती है, कार्बन परमाणु की संख्या। फिर इसने अंडरलाइन किया है कि 1 किलोवाट में जूल मात्रा की संख्या कितनी होती है। तो ये उसके पार्ट फर्स्ट के थे, जहाँ पर उन्होंने फिर सेकंड में बता दिया कि मनाली अभ्यारण्य क्या होता है, तो उत्तराखंड में होता है। और खरीफ की एक फसल का नाम क्या है, तो चावल है। तो उन्होंने एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझाया है। कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, 34 हैं। और रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या होता है, स्पाइगैग्नो मैनोमीटर होता है। ये उसने खंड अ के प्रश्न कर लिए। खंड अ में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसने उसको प्रॉपर अच्छी तरह से गैप देके और अच्छी तरह से साफ सुथरे तरीके से किया है। प्रश्नों की संख्या में उसने प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर जो 12 हैं वो हो गए। अब यहाँ पर ग्राफ वाले प्रश्न आ गए हैं तो उसने ग्राफ वाले प्रश्न को भी इसी तरह से सॉल्व किया। फिर बात करते हैं खंड ब।
खंड ब का उसने पहले तो खंड अ को पूरा सॉल्व कर लिया, फिर उसने किया है आपके खंड ब को सॉल्व। खंड ब में प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की जो विवर्तनिक शक्तियाँ हैं वो कौन सी होती हैं, जिसमें अपने को भूकंप और ज्वालामुखी को समझाना है। पृथ्वी की दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये आपके आगे लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं, या फिर हम अति लघुतरात्मक या मिक्स करके कह सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को उसने ऐसे सॉल्व किया है, जैसे कि ये हेडिंग लगाई है उसने ब्लैक पेन से। तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को पहले तो उसने ब्लैक पेन से हेडिंग लगाई है उसकी, और फिर उसको लिखा है। फिर दूसरा आ गया भूकंप, तो भूकंप के पहले तो उसने भूकंप की हेडिंग लगाई और फिर उसको ऐसे लिखा। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, पहले हेडिंग लगानी है जो मेन पॉइंट है उसकी, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। फिर 13वां क्वेश्चन है कि जो आपके मृत जीवों हैं उनके अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म वाली परिभाषा का क्वेश्चन है ये। फिर है जो उसने, जैसे कि जो आपके मानव शरीर में पाए जाने वाले दो प्रमुख अवशेषों के नाम हैं, तो यहाँ पर उसने हेडिंग लगा के इन दोनों नामों को लिखा है। तो जो आपके, आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो हेडिंग के लिए, वो भी आपको मना नहीं है। फिर है आपका अंतरिक्ष यान में 1972 में छोड़ा गया था, तो उसका महत्व क्या है। तो आपका 1972 में पायनियर 10 छोड़ा गया था और उसका महत्व क्या है वो भी आपको इसमें दर्शाया है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जहाँ पर बात करें बड़े क्वेश्चन की, तो उसकी लिमिट आपको कम से कम 1 या 1.5 पेज में रखनी है। और ये उसने सड़क सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी उसने समझाया गया है। बोर्ड की जो टॉपर की कॉपी है वो, अब देखो इसमें सड़क सुरक्षा के बिंदु एक एक पॉइंट के हिसाब से लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे लिखना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन बताया गया है कि विषाणु जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो पहला रोग का नाम उसने फ्लू लिख दिया, और फिर है आपका हेपेटाइटिस। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं आप अगर आपको नीड है तो, नहीं तो आप ब्लू से भी काम चला सकते हैं। फिर है कि तंबाकू में पाया जाने वाला जो एल्कोहल होता है वो कौन सा, निकोटिन होता है, और उससे हानियाँ क्या क्या होती हैं वो उसने बता दिया है। ठीक है, तो ऐसी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए ताकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसको भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े। फिर ये अंतर वाले प्रश्न है, तो अंतर वाले प्रश्न में आपको विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन में अंतर स्पष्ट करने को कहा है। तो ये आप अंतर ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। अब अंतर वाले क्वेश्चन को आपने पता है कि अपने को टेबल बना के सॉल्व करना है। अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, टेबल बना के। तो ऐसी एक सिंपल सी टेबल बना लेनी है। टेबल बना के उन क्वेश्चन में जो अंतर दे रखे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अंतर वाले क्वेश्चन को सदैव कैसे सॉल्व करना है, टेबल बना के। ठीक है, फिर है संकलन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर है। तो संकलन और विस्थापन अभिक्रिया दोनों में अंतर को अच्छी तरह से समझाया गया है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न थे ये आपके एक एक नंबर के थे, तो उन्होंने एक एक नंबर के हिसाब से ही लिखा है। अगर प्रश्न बड़े नंबर के होते तो उनको अपन बड़े नंबर से भी लिख सकते थे। फिर ये धूमकेतु वाला प्रश्न आ गया। अब ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है तो इनको 4 या 5 लाइन में आप लिख सकते हो, या फिर हाफ पेज में लिख सकते हो जैसा इसने लिखा है। फिर 1900 प्रश्न है कि मिसाइल मैन के नाम से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रसिद्ध थे, उनकी जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या रही थी देश में, जो आपकी उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको बसाया है। फिर ये आईयूपीसी नाम वाले क्वेश्चन है। तो ये आईयूपीसी नाम वाले क्वेश्चन है, इनको भी आपने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। तो ये आईयूपीसी नाम वाले क्वेश्चन हो गए कि भाई इनका आईयूपीसी नाम क्या है, तो इनको भी आपको अच्छे तरह सॉल्व किया गया है। अब ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट भी हो सकते हैं बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ पर मिल जाएगी। अब अपशिष्ट और अपशिष्ट क्या होते हैं उनको दर्शाया गया है, और अपशिष्ट के प्रबंधन के तरीके क्या होते हैं। तो एक तो होता है भूमि भराव का तरीका, और एक होता है भस्मीकरण का तरीका। ये दोनों तरीकों को अच्छी तरह से समझाया गया है। अब ये प्रश्न आपका थोड़ा दीर्घ उत्तरात्मक रूप से रह जाता है, तो इस प्रश्न को आपको कम से कम एक पेज में तो लिखना ही लिखना है। फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें अपने को रेशम कीट का जो लार्वा का नाम क्या होता है, कैटरपिलर होता है। और उसके जो मधुमक्खी पालन से प्राप्त दो उत्पाद होते हैं कौन से होते हैं, शहद और मधुमोम होते हैं। फिर है कि रेशम कीट से जो धागे का निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है। अब वही प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझाया गया है। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन में नीड होती है आंसर की, उसी हिसाब से लिखते हैं। अब ये 25वां क्वेश्चन है जिसमें व्युत्क्रम संकरण, जो मेंडल के संकरण के नियम थे उनके समझाया गया है। F1 पीढ़ी का प्रभावी समयुग्मन का साथ संकलन है, वो भी अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। तो अब जहाँ पर इसने नीड पड़ी है क्वेश्चन को लंबे लिखने की, तो वहाँ पर लंबा लिखा है। और जहाँ पर अपने को हेडिंग की जरूरत पड़ी है, जैसे कि ये लक्षण प्रारूप का अनुपात है, तो इसको अपने अंडरलाइन करके लिखा है। फिर है आपका जीन प्रारूप का अनुपात है, तो इसको भी अंडरलाइन करके लिखा है। और जहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ी है, जो आपके नियम में पूछा है, और चित्र है, अब चित्र इसने बनाए हैं, तो चित्र को अपने को क्या बनाना है, साफ बनाना है। चित्र को साफ तरीके से बनाना है, और अच्छी तरीके से आपकी राइटिंग होनी चाहिए, खुले खुले लिखने हैं आराम से। और फिर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के अनुपात लिख दिए फॉर्मूला।
और फिर आगे बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ये तो विरंजक चूर्ण वाला प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 भाई, विरंजक चूर्ण क्या होती है, उसको जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन वाली वो समझा दी है। अब यहाँ पर जो चित्र है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चित्र है आपको बनाना ही बनाना है। अब जैसे कि इस प्रक्रिया में ये चित्र के द्वारा समझाई गई है, तो इस प्रक्रिया को चित्र के द्वारा ही समझाना है। तो चित्र भी आपको अच्छी तरह से साफ सुथरे बनाने हैं। और फिर ये आपके न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आ जाते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं अभ्यास प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है जो आपके वैल्यू वाले होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, जो आपकी चीज़ें दी गई हैं प्रश्न में वो लिखनी है। तो ये क्या है, चीज़ें क्या है प्रश्न में दी गई है, तो प्रश्न में दी गई चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखनी है। उसके बाद में क्या करना है, जो उस अब उस क्वेश्चन में कौन सा नियम अप्लाई है, जैसे कि इसमें आई का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, आर का मान, तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर। अब अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू वी और आई की दे रखी है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आर अपन एक साइड रख देंगे, पक्षांतर उधर करेंगे, तो ये हो जाएगा v बट्टे आई। तो यहाँ पर अपन ऐसे सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, तो इजी तरीके से अपना आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपके k की वैल्यू दे रखी है, विस्थापन x दे रखा है, जो सेंटीमीटर में दे रखा है उसको अपन ने मीटर में बदल दिया। अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, कार्य द्वारा 1/2 kx² होता है। अब 1/2 में सभी की वैल्यू दे रखी है, k की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, तो इसको अपने सॉल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जो पहले चीज़ पसंद में दे रखी है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू है वो दे रखी है वो लिख लेनी है, और उसके बाद में उसमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है वो अपने को पता चल जाता है। जैसे कि पसंद में वैल्यू दे रखी है, उसके बाद में अपने को सिंपल एस जो आपका एग्जाम्पल के रूप में आंसर आएगा वो आ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका जो नंबर में कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। नंबर के आपको ये जोड़ हो गया या फिर गुणा हो गया, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, इसमें गलती नहीं करनी। अगर इसमें गलती होगी तो आपके नंबर फिक्स है कि कटने ही कटने हैं। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। नहीं कैसे होगी, तो आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, और एक दो बार वापस चेक भी कर लेना है। फिर है जो आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन कह सकते हैं ये निबंधात्मक प्रश्न कह सकते हैं इनको, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न में एक चीज़ याद रखनी है, कम से कम आपको 1.5 पेज में तो सॉल्व करना ही है। मिनिमम आप 1 पेज में कर सकते हो अगर प्रश्न छोटा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि आनुवांशिक विविधता क्या है, तो आनुवांशिक विविधता को इसने पहले तो आधे पेज में अच्छी तरह से सॉल्व किया है। फिर अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि जैव विविधता पर संकट के कारण क्या है। तो जैव विविधता पर संकट के कारण पहला तो विदेशी जातियों का आक्रमण है, और दूसरा है अंधविश्वास व अज्ञानता। दो कारण है, तो दो कारण को अच्छी तरह से इसने लिख लिया है, क्योंकि जैव विविधता पर संकट के दो कारण पूछे गए हैं, तो दो कारणों को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। फिर है आपका जो खंड द है, आपका जो बताया था कि निबंधात्मक प्रश्न वाला है खंड द। अब ये जो खंड द है ये निबंधात्मक प्रश्न वाला है, तो ये इसमें आपको बड़े प्रश्न लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न आपका जो मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या होते हैं, तो अपन जानते हैं अंडाशय होते हैं। और मानव में प्रजनन की दो अवस्थाओं का जो वर्णन करना था, तो पहली अवस्था तो आपकी युग्मक जनन हो गई, दूसरी निषेचन हो गई। इन दोनों अवस्था का वर्णन कर लिया, तो ये आपके आधे पेज में इन दोनों, एक पेज में इन दोनों अवस्था का वर्णन कर लिया, और ये आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो गया। फिर है 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में आपका आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व के एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। तो ये उसको अच्छी तरह से समझाया गया है कि भाई जो परिवर्तित संयोजकता है वो किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं लैंथेनाइड व एक्टिनाइड संयोजन में। अब है यहाँ पे CH2 में सी की संयोजकता कितनी है, अभी संयोजकता वाले प्रश्न आ गए, और ये संयोजकता वाले प्रश्न है तो छोटे प्रश्न है, इनको ज़्यादा आपने बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं है। फिर वो प्रश्न है कि सूर्योदय के पहले व जो सूर्यास्त के बाद सूर्य का रंग है जो नीला क्यों दिखाई देता है, जो आपका है पीला क्यों दिखाई देता है, ये वाला प्रश्न है। तो ये इसने अच्छी तरह से समझा रखा है, ये आपका कम से कम एक पेज में समझा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। या फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर इससे फैक्ट जैसा इसने लिखा है वैसे आप याद भी कर सकते हैं। फिर है कि श्वेत प्रकाश की किरण है प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, तो जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और प्रकाश के स्पेक्ट्रम की व्याख्या वाला प्रश्न है, जहाँ पर ये प्रिज्म दर्शाया गया है, यहाँ पर चित्र की नीड है तो वहाँ पर चित्र तो बना ही बनना है, ठीक है। फिर अगला अपना जो प्रश्न है कि जो आपतन कोण का मान
जिस पर जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसको क्रांतिक कोण की परिभाषा का प्रश्न था, ये अपना सॉल्व कर लिया। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा में एक चित्र भी आता है, ठीक है, वो भी आपको बनाना ही बनाना है। फिर अपना जो अगला प्रश्न था वो था प्रतिबिंब का, कि भाई ओ व F1 के बीच का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसने बना लिया है। फिर आपका जो अपने जब आपका पेपर समाप्त हो जाता है या पूरा हो जाता है तो उसके एंड में लिख लेना समाप्त और उसको बॉक्स में बंद कर लेना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पर पेपर खत्म हो गया है। तो ऐसे ही आप अच्छी तरह से नंबर ला सकते हो। तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस पैटर्न को अगर फॉलो कर लिया, जैसा इसने लिखने का तरीका था, इस पैटर्न को फॉलो करो, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और जिस प्रकार बोर्ड के स्टॉपर ने कॉपी को लिखा है आंसर शीट को बोर्ड के एग्जाम में, उसी प्रकार आपको लिखना है। इस पूरी जो टॉपर की कॉपी की सीट है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पर आपको क्लास 10th के साइंस और मैथ के नोट्स मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।